स्टूडेंट्स, आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाई करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक स्लोगन हमने पढ़ा था एक जगह, जिसमें लिखा था कि गुड नेबर्स मेक गुड फेंसेस। मतलब जो अच्छे पड़ोसी होते हैं वो अच्छी हेज लगाते हैं ताकि एक दूसरे के घरों में आवाजाही ना हो सके। बहुत ज़रूरत हो तभी हम लोग एक दूसरे को देखें और आवाजाही करें। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जो सेल की आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन है, वो भी एक अच्छे फेंस की तरह से सेल को एक घर बनाते हुए एक अच्छे फेंस की तरह से काम करती है। मैं आपको थोड़ा सा पहले ये बता दूं कि ऑल लिविंग सेल्स आर इनक्लोज्ड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ ए थिन and fragile barrier that separates the intracellular environment from potentially disruptive conditions of the outer world. Biological membranes are constructed from lipids, proteins, and small amounts of covalently attached carbohydrates. Although membranes derived from different organelles and cell types resemble one another in basic morphology and kinds of proteins employed in their construction. The protein to lipid ratio is 50-50. In most membranes, although it ranges from as high as 80-20 in some bacterial plasma membranes to as low as 20-80 in certain nerve cell membranes. मैं आपको बताऊं कि सेल के अंदर जो हमारे कंटेंट्स हैं वो बाहर के डिसरप्टिव कंटेंट से मिक्स न होने पाएँ, और मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो कंस्ट्रक्ट होती हैं लिपिड, प्रोटीन और थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट जो कि कोवैलेंटली अटैच्ड होता है। मेम्ब्रेन्स डिफरेंट ऑर्गेनेल्स या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो डेराइव्ड हैं वो सब की सब एक दूसरे से बेसिक मॉर्फोलॉजी और अपने तरह की प्रोटीन जो उसमें लगती हैं वो सब में बेसिक सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ मेम्ब्रेन्स में प्रोटीन और लिपिड का रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 80-20 इन सम बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप जानते हैं कि बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की साइट भी होती है, तो जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं वो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड में पाए जाते हैं। तो थोड़ा सा प्रोटीन का अमाउंट ऐसे ही बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स में थोड़ा बढ़ जाता है। और कह रहा है कि एज लो एज 20-80, मतलब 20 प्रोटीन होगी और 80 लिपिड होगी इन सर्टेन नर्व सेल मेम्ब्रेन्स। आप जानते हैं कि नर्व सेल मेम्ब्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है वो लिपिड के द्वारा इंसुलेट होती है। और नर्व सेल हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं कि कोई भी मैसेज जो नर्व सेल से पास हो रहा है वो लीक न होने पाए, वो इंसुलेशन में रहे। आप इलेक्ट्रिक वायर को देखते हैं और जितना अंदर का उसका कॉइल बड़ा होता है, वायर बड़ा होता है, उतनी ही बढ़िया उसके ऊपर इंसुलेशन होता है। अगर वो इंसुलेशन वीक रहेगा तो करंट थोड़ा लगने के चांसेस रहते हैं। तो उसी तरह से जो हमारी नर्व सेल मेम्ब्रेन्स हैं, जो नर्व सेल हैं, वो हमारी बॉडी में बहुत डिफरेंट फंक्शन करते हैं और उनके मैसेज लीक होके कहीं जाना नहीं चाहिए। तो नेचर ने बहुत अच्छी प्रोटेक्टिव कवरिंग दिया है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और उसमें लिपिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है ताकि मैसेज लीक न होने पाए। और मेम्ब्रेन के बारे में जो अर्ली ऑब्जर्वेशंस हैं, जो शुरुआती दौर है, हमने अभी सेल पढ़ा स्टूडेंट्स, उसमें हमने देखा कि सेल के बारे में 19वीं सेंचुरी के अंत तक हम सेल को किसी तरह से जान पाए।
क्योंकि हमारे टूल्स नहीं अच्छे थे, हमारे पास जो बहुत सारे बायोकेमिकल डाटा भी नहीं थे, तो धीरे धीरे रिसर्चेज होती गई और हमारे पास मटेरियल्स कलेक्ट होते गए चीज़ों के बारे में। तो सेल की जो आउटर कवरिंग थी, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके अर्ली ऑब्जर्वेशंस होना शुरू हुआ। तो एक साइंटिस्ट थे ओवल्टन 1902, तो उन्होंने ये बताया कि सेल्स आर कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉन्टेनिंग थिन फिल्म और लेयर ऑफ लिपिड। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया कि ऐसे मटेरियल्स जो लिपिड में सॉल्युबल हैं, अच्छे ढंग से सॉल्युबल हैं, वो सेल मेम्ब्रेन बैरियर को बहुत जल्दी पास करते हैं। तो जिस मटेरियल की लिपिड में सॉल्युबिलिटी जितनी अधिक है, जितनी ज़्यादा घुलनशील है, वो मटेरियल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जल्दी पास हो जा रहे थे। तो सबसे पहले ओवल्टन ने ये कंक्लूड किया कि इसका मतलब ये होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक लिपिड की लेयर की बनी हुई है, एक थिन लिपिड की लेयर की बनी हुई है, तभी ऐसे मटेरियल्स जो लिपिड सॉल्युबल हैं वो सेल के मेम्ब्रेन के थ्रू बहुत इजीली पास हो जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही बात आई कि ए थिन फिल्म, ए थिन लेयर ऑफ लिपिड। जो सेकेंड साइंटिस्ट थे लैंगम्यूर, उसके बाद उन्होंने देखा इसके बाद उन्होंने काम किया, लिपिड की बात उनके समझ में आ गई, तो उन्होंने फास्फोलिपिड्स को लिया और फास्फोलिपिड्स को उन्होंने वाटर पर स्प्रेड किया, वाटर पर फैलाया। तो फास्फोलिपिड वाटर पर स्प्रेड होते ही स्पॉन्टेनियसली इट फॉर्म्स ए मोनोलेयर, इट फॉर्म्स ए स्पॉन्टेनियसली फॉर्म ए फिल्म विच इज़ 1 मॉलिक्यूल थिक। मोनोलेयर उसने बनाया और ये बताया जाता है कि फास्फोलिपिड्स जो होते हैं दे आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स का जो मतलब है वो ये है कि उस मॉलिक्यूल में एक एंड तो चार्ज होगा और दूसरा एंड अनचार्ज रहेगा। तो जो एंड चार्ज रहेगा वो होगा हेड ग्रुप और वो वाटर लविंग होगा। चार्ज जिधर होगा वो एंड जो है मॉलिक्यूल का वो वाटर लविंग होगा, हाइड्रोफिलिक। इसके लिए एक टर्म यूज़ किया गया हेड ग्रुप, और वो हाइड्रोफिलिक होगा। फास्फोलिपिड का हेड ग्रुप होगा और दूसरा जो होगा वो टेल ग्रुप होगा। फास्फोलिपिड 2 चीज़ों के मिलने से बनती है, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड। और ग्लिसरॉल के थर्ड कार्बन से फास्फोरिक एसिड जुड़ जाती है, तो वो अपने फास्फेट के साथ जुड़ के उसको फास्फोलिपिड बना देती है। तो फास्फोलिपिड एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके एक सिरे पर चार्ज होता है, दूसरा सिरा अनचार्ज होता है। जो फैटी एसिड वाला सिरा होगा उसमें ग्लिसरॉल के में 2 फैटी एसिड हो जाएंगी और तीसरा कार्बन जो है वो कंबाइन हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड से, तो अपना फास्फेट उसको ट्रांसफ़र करेगा तो फास्फोलिपिड बन जाएगी। तो जो फास्फेट का हेड हो जाएगा ग्लिसरॉल के साथ। तो ये हेड ग्रुप हो गया जो कि हाइड्रोफिलिक है, जो कि वाटर लविंग है, और दूसरा जो 2 फैटी एसिड होंगी वो टेल बनाएंगी, वो वाटर हेटिंग होंगी, वो हाइड्रोफोबिक कहा जाएगा उनको, हाइड्रोफोबिया, जिसको वाटर से हेट हो। तो जब उसको वाटर पे स्प्रेड किया उसने, लैंगम्यूर ने, तो देखा कि बहुत क्विकली स्पॉन्टेनियसली उसने एक थिन फिल्म बना दिया, मोनोलेयर बना दिया, और उसका जो हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप था उसका ओरिएंटेशन वाटर की तरफ हो गया, और उसमें जो 2 टेल्स थी, जो फैटी एसिड की टेल्स थी, उनका ओरिएंटेशन एयर की तरफ हो गया, वाटर से अवे हो गया। देखिए एयर है, हवा में चली गई। तो लैंगम्यूर ने कंक्लूड किया कि भाई ये लिपिड की बनी हुई है, लेकिन ये फास्फोलिपिड इसमें है, और जो कि एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स है, और उसका हेड ग्रुप वाटर की तरफ ओरिएंटेड है, और इसमें जो 2 फैटी एसिड की टेल हैं वो
एयर की तरफ उनका ओरिएंटेशन, उनका झुकाव एयर की तरफ हो गया। फिर थर्ड जो साइंटिस्ट आए वो इन सब बातों का उनको फ़ायदा मिला। गोल्टर और ग्रेंडेल, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आरबीसी से लिपिड्स को एक्सट्रैक्ट किया, लिपिड्स को बाहर निकाला और उसको उन्होंने मोनोलेयर फिल्म के रूप में वाटर पर स्प्रेड किया। तो उन्होंने, गोल्टर और ग्रेंडेल ने ये पाया 1925 में, ये पाया कि साहब जब इसको हम मोनोलेयर के रूप में वाटर पर स्प्रेड कर रहे हैं तो इस मोनोलेयर की जो एरिया आ रही है वो रेड ब्लड सेल की एरिया से ट्वाइस आ रही है, डबल आ रही, ट्वाइस आ रही है। तो इन्होंने ये कंक्लूड किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की तो बनी है लेकिन ये बाई मालिक्यूलर थिकनेस की है, 2 मालिक्यूल्स थिक है। तो इससे आ गया फिर लिपिड बाई लेयर मॉडल ऑफ गोल्टर एंड ग्रेंडेल, 2 मालिक्यूल्स थिक है। लैंगम्यूर ने कहा कि ये सिंगल मालिक्यूलर थिकनेस की है, लेकिन गोल्टर और ग्रेंडेल ने बताया कि नहीं, ये 2 मालिक्यूलर थिकनेस की है। एक हेड ग्रुप एक का इधर है और दूसरे का हेड ग्रुप इधर है और दोनों के बीच में हाइड्रोकार्बन की चेन है, फैटी एसिड की ये चेन है, वो बीच में मिडिल में पड़ रही है। तो गोल्टर और ग्रेंडेल का जो ये रिसर्च था, जो ये काम था, वो मेम्ब्रेन रिसर्च में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन सिद्ध हुआ, प्रूव हुआ। अब इसका, गोल्टर और ग्रेंडेल के इस ऑब्जर्वेशन का फिर फर्दर साइंटिस्ट ने और काम करना शुरू किया कि साहब ये तो 2 बाई मालिक्यूलर थिकनेस की है, जिनके हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप्स जो हैं वो वाटर की तरफ ओरिएंटेड हैं और जो टेल्स हैं, फैटी एसिड की टेल्स हैं जो कि हाइड्रोफोबिक है, जो फैटी एसिड चेन का बना है वो मिडिल की तरफ, मध्य में है और दोनों हेड ग्रुप्स जो हैं बाहर की तरफ हैं। तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ये एक सेल हो गया और ये न्यूक्लियस है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके 2 आउटर सरफेस हो जाएंगे, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। तो ये इसको यहाँ पर फिट करिए कि ये हेड ग्रुप ऐसे आ जा रहा था, तो फैटी एसिड चेन जो थी वो मेम्ब्रेन के बीचों बीच आ रही थी और जो ये हेड ग्रुप्स थे वो आउटर सरफेस की तरफ जा रहे थे। जो इसके बाद के साइंटिस्ट आए वो डैनेली और डॉब्सन थे 1934 में। इन्होंने 1925 में किया था, करीब एक 8-9 वर्षों के बाद, काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद इन्होंने कंक्लूड किया और अपना एक इन्होंने मॉडल दिया, डैनेली डॉब्सन मॉडल। ये मॉडल बहुत फेमस हुआ और इसने कई दशक तक अपना राज किया। अपने इस मॉडल ने बहुत सारे डिस्कशंस के बाद आया। तो और डैनेली डॉब्सन का मॉडल जो था वो सैंडविच मॉडल था। हम सभी सैंडविच से वाकिफ़ हैं, सैंडविच हम बनाते हैं, खाते हैं, होटल में, रेस्टोरेंट में, अपने घरों पर सैंडविच हम लेते हैं। तो 2 सिमिलर लेयर के बीच में एक डिसिमिलर लेयर होती है, तो यही होती है सैंडविच। तो ये डैनेली डॉब्सन का मॉडल आया और उन्होंने मॉडल को इस तरह से दिया कि ये मेम्ब्रेन के मध्य में लिपिड की बाई लेयर है, ये लिपिड की मोनो लेयर, ये लिपिड की मोनो लेयर और ये फैटी एसिड की चेन है। ये एक मालिक्यूल है फॉस्फोलिपिड का, ये एक मालिक्यूल है। ये फैटी एसिड्स हैं और ये ग्लिसरॉल का हेड है, ग्लिसरॉल का हेड है, ये दोनों फैटी एसिड हैं। तो ये कहा गया कि जो हेड है
फॉस्फोलिपिड का जो हेड है ये एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। ये एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है जिसमें ये ग्लिसरॉल का हेड है, इसमें फॉस्फेट है और ये 2 फैटी एसिड चेन है। जो ग्लिसरॉल का हेड है, जो हेड ग्रुप है, वो हाइड्रोफिलिक है, वो वाटर लविंग है, उसका ओरिएंटेशन, उसका अलाइनमेंट वाटर की तरफ होगा। और ये जो दोनों फैटी एसिड की चेन्स हैं ये हाइड्रोफोबिक हैं, ये वाटर को हेट करती हैं, तो ये वाटर से दूर रहेंगी। तो ये सेल है, तो ये मेम्ब्रेन में देखिए इस साइड में, अंदर की साइड में साइटोप्लाज्म साइड में भी फ्लूइड होगा, बाहर की साइड में भी फ्लूइड होगा। तो देखिए इसलिए ग्लिसरॉल का जो ओरिएंटेशन दिखाया गया मेम्ब्रेन के इस सरफेस पर और मेम्ब्रेन के बाहर की सरफेस, दोनों आउटर सरफेस पर ये हेड ग्रुप का ओरिएंटेशन शो किया गया। मैं इसको थोड़ा ब्रॉड में यहाँ बताया जा रहा है डैनियली डॉल्फ्सन के मॉडल से। तो उन्होंने कहा कि ये बाई लेयर का है और अपने दोनों सरफेसेस पर of their head groups towards membrane surfaces, and the lipid bilayer is covered on both the sides by layers of proteins। और अपने दोनों सरफेसेस पर प्रोटीन की लेयर से कवर है। ये प्रोटीन की मानो लेयर है और ये प्रोटीन की मानो लेयर है। ये एक फिर दूसरा शुरू हो गया वो कंटिन्यूएशन में, और कह रहा है कि ये प्रोटीन लाइन पोर है और ये पूरी की पूरी ये मेम्ब्रेन देखिए शो कर, पूरी मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, इस मेम्ब्रेन के इधर हिस्से का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है पूरा। बीच बीच में कहीं कहीं पर प्रोटीन लाइंड पोर है। बड़े काफ़ी डिस्कशन के बाद आया कि पोर है कि नहीं है, क्या है। तो फिर ये डैनियली डॉल्फ्सन के समय में नहीं, ये डिसाइड हो गया कि नहीं, इस पर पोर हैं और प्रोटीन लाइंड है। चूँकि ये हाइड्रोफोबिक है इसलिए ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन किसी पोर की जहाँ से फ्लूइड आ जा सके उसकी लाइनिंग नहीं कर सकता था। तो ये बात निकल के आई कि नहीं, ये प्रोटीन के द्वारा लाइंड है ये पोर्स। और ये भी बताया गया डैनियली डॉल्फ्सन के द्वारा कि ये जो प्रोटीन की मानो लेयर है वो ग्लिसरॉल के फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के हेड ग्रुप से आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। आयनिक बॉन्ड से मतलब दोनों पर कुछ न कुछ चार्ज है। आयनिक बॉन्ड वहाँ बनता है जहाँ चार्ज कुछ होता है मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो उन चार्ज के द्वारा वो जुड़ जाते हैं तो ये आयनिक बॉन्ड बना देते हैं। तो ये बात पूरी जो डैनियली डॉल्फ्सन की निकल के आई कि लिपिड के मिडिल में, मेम्ब्रेन के मिडिल में लिपिड की बाई लेयर है और लिपिड बाई लेयर अपने दोनों तरफ प्रोटीन की मानो लेयर से कवर्ड है। इधर भी देखिए कवर्ड है और इधर भी कवर्ड, जगह जगह पर प्रोटीन लाइन पोर भी हैं। और ये इसको कहा गया कि ये सैंडविच मॉडल है। तो ये सैंडविच मॉडल बहुत फेमस हुआ, काफ़ी समय तक जानकारियाँ बहुत कम थीं और ये 1934 की बात है। तो ये इसने कई दशक तक अपना राज किया है इसने, इस मॉडल ने। किसी ने इसके पहले सेल का स्ट्रक्चर ढंग से नहीं देखा था, क्योंकि दिखा नहीं, लाइट माइक्रोस्कोप से दिख नहीं सकता था। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आई तब जाके मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ समझ में आने लगा कि मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है कैसा। स्टूडेंट्स, जैसे हम एक्सरे से चीज़ों को सीधे नहीं देखते हैं, उसकी हम फोटोग्राफिक फिल्म लेते हैं और तब देखते हैं कि क्या इस फिल्म में क्या रहा है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम आँखों से सीधे नहीं देखते हैं, हम उसके फिल्म लेते हैं, उससे फिल्म हमें मिलती है और उस फिल्म को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। तो हम उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ की स्टडी करते हैं, तो उसमें भी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टडी किया गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ प्राप्त किया गया।
तो देखा गया अगर इतने छोटे से पोर्शन का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिया जाए, ये देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैं इतने छोटे से पोर्शन को ज़रा सा देख रहा हूँ कैसे आएगा, कैसे आया। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ आया इतने पोर्शन का या पूरे मेम्ब्रेन का जो लिया गया, मैं छोटे से पोर्शन को दिखला रहा हूँ, उसमें 2 डार्क बैंड आए, डार्क बैंड, और दोनों डार्क बैंड के बीच में एक कम डार्क बैंड आया, लेस डार्क, डार्क एंड लेस डार्क। ये देखिए ये वाइट वाइट दिख रहा है, ये लेस डार्क है, और ये जो दोनों ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये डार्क बैंड है। तो मेम्ब्रेन का यही स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से निकल के आया। उसने दिखलाया कि साहब 2 डार्क बैंड आ रहे हैं और दोनों डार्क बैंड के बीच में मिडिल में एक लेस डार्क बैंड है। तो इसका इंटरप्रिटेशन शुरू हुआ कि ये इंटरप्रिटेशन क्या कहता है। तो इन दोनों डार्क बैंड्स को कहा गया कि ये एक ही तरह के आए, तो ये प्रोटीन लाइंस को बता रहे हैं, प्रोटीन की मानो लेयर को बता रहे हैं। और जो लेस डार्क रीजन है मिडिल में, वो कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोकार्बन चेन्स को बता रहा है, ये हाइड्रोकार्बन चेन्स को बता रहा है, डार्क, लेस डार्क, डार्क। ये साइटोप्लाज्म का हिस्सा हो गया, इधर न्यूक्लियस हो जाएगा। तो ऐसे समझिए न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म और ये मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन पूरा ऐसे घुमा दीजिए तो 2 काली काली रेखाएं हैं, जैसे हम लोग एक्सरे में देखते हैं कि कहीं काला आ रहा है, कहीं थोड़ा सा लाइट आ रहा है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ जो आया मेम्ब्रेन के बारे में, वो इस तरह का स्ट्रक्चर आया। तो इसी कहा गया ये सैंडविच मॉडल था। बाद में वो तो बात फिर हुई, यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस हम आपको बताना चाह रहे हैं इसके द्वारा। और यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस बहुत पूछी भी जाती है। ये प्रपोज हुई थी J.T. रॉबर्टसन के द्वारा 1959 में। J.T. रॉबर्टसन ने प्रपोज किया। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी showed for the first time that all cells are surrounded by a plasma membrane 6 to 10 nm थिक। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये 6 to 10 nm थिक है, नैनोमीटर। पहले एमस्ट्रॉन्ग चलता था, अब नैनोमीटर चलती है यूनिट। तो 6 to 10 nm थिक है। जो दोनों बाहरी लेयर्स थी वो 2 nm थिकनेस की आई ईच, 2 nm ईच। एंड ए मिडिल लेयर कौन सी थी? जो लेस डेंस थी। ये जो लेस डेंस है, थोड़ा वाइट जो आपको दिख रहा है, लेस डेंस मिडिल लेयर, 1 of about 3.5 nm। ये बीच की जो है ये 3.5 nm आई थिकनेस। तो दोनों लेयर बाहर की 2 nm 2 nm 4 nm, और ये प्लस 3.5 7.5 nm आ गई। और जितनी भी मेम्ब्रेन्स देखी गई उनकी थिकनेस जो थी वो 6 to 10 nm के बीच में गई। जितने भी ऑर्गेनेल्स की इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ लिए गए, जितने कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, सबकी जो थिकनेस थी 6 to 10 nm के बीच में आई। चूँकि हम ऑर्गेनेल्स की भी बात कर रहे हैं, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो सब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बने होते हैं, चाहे उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ आई तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मैंने लिखा है यहाँ कहीं, दीज 3 layers were present in all the biological membranes. Due to this, membranes were said to have trilaminar appearance. Trilaminar appearance, 3 लेयर का अपीयरेंस बताया उन्होंने, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, ट्राइलैमिनर, या इसी को कहते हैं ट्राइपार्टाइट, या इसी को कहेंगे ट्रिपल लेयर्ड
ट्राईपार्टाइट, ट्राईलैमिना, लैमिना मीन्स परत, लेयर। तो इसको कहा यह ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर की बनी है। ये 2 nm थिकनेस की है और अंदर वाली भी 2 nm थिकनेस। बोथ द आउटर membrane layers are 2 nm thickness and the middle which is less dense, कम घनी आई, जो जिस पर उतना कालापन नहीं आया, उसको कहा गया कि लेस डेंस है और वो मिडिल लेयर है। और वो मिडिल लेयर 3.5 थिकनेस की रही। तो जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं सबका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ लिया गया और इससे J.D. रॉबर्टसन इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि साहब यही स्ट्रक्चर तो हर जगह आ रहा है, यही ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर सब जगह आ रहा है। डार्क बैंड, लेस डार्क बैंड, देन अगेन डार्क बैंड, बोथ द आउटर लेयर्स ऑफ डार्क बैंड एंड इन बिटवीन दीज 2 डार्क बैंड्स देयर इज ए लेस डेंस, कम घना है, लेस डेंस है, वो मिडिल लेयर है। तो इसको इन्होंने इस जो ये माइक्रोग्राफ आया इसकी व्याख्या की गई, इसका इंटरप्रिटेशन हुआ कि भाई ये क्या बता रहा है, डार्क, लेस डार्क, देन अगेन डार्क। तो जब इसकी व्याख्या हुई तो डैनियली डॉप्सन मॉडल के ऊपर इसकी व्याख्या की गई, इसको इंटरप्रेट किया गया और कहा गया कि जो दोनों डार्क बैंड्स हैं वो प्रोटीन लेयर्स को, आउटर प्रोटीन लेयर्स को बता रहे हैं, और जो लेस डार्क लेयर है, ये लेस डार्क है, कम घना है, वो हाइड्रोकार्बन चेन्स को, लिपिड के हाइड्रोकार्बन चेन्स को बता रहा है। तो चूंकि सभी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का यही स्ट्रक्चर निकल के आया, मेम्ब्रेन्स इंक्लूडिंग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रही चाहे यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रही, द एंडोप्लाज्म ER दैट स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप जानते हैं कि 2 तरह का होता है, एक रफ सरफेस होता है और एक स्मूथ होता है। रफ सरफेस को ग्रेनुलर कहते हैं और जो रफ सरफेस वाला नहीं रहता उसको एग्रेनुलर कहते हैं। एंड इट्स डेरिवेटिव्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट्स डेरिवेटिव माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट and nuclear membranes, they were all having this fundamental structure, 2 dark bands, and in between these 2 dark bands there is a less dark band। 3 लेयर हो गई, ये दोनों बाहर का डार्क और बीच वाला लेस डार्क, ट्रिपल लेयर, ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर, ट्राईलैमिनर स्ट्रक्चर। और The widespread occurrence of this morphological structure, इस morphological structure का wide occurrence था, wide appearance था, led Robertson to postulate the unit membrane hypothesis। J.D. रॉबर्टसन को इसने बाध्य किया एक हाइपोथेसिस देने के लिए, और J.D. रॉबर्टसन ने 1959 में अपनी थीसिस दिया, यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस। यूनिट आप जानते हैं इकाई, मेम्ब्रेन, सभी मेम्ब्रेन्स इसी इकाई की बनी हुई हैं। वो कौन सी इकाई थी? 2 डार्क बैंड्स एंड इन दीज 2 डार्क बैंड्स देयर इज ए लेस डार्क बैंड। तीसरी बीच की जो परत है वो लेस डार्क है। जैसे हमारे बिल्डिंग ब्रिक के बने होते हैं, तो बिल्डिंग की यूनिट ब्रिक है, ईंट है, उसी तरह से मेम्ब्रेन की जो यूनिट है ये ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर है, ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का जो इकाई संरचना है वो ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। प्रोटीन और दोनों प्रोटीन के बीच में लिपिड, और ये जो लेस डेंस बैंड है ये हाइड्रोकार्बन चेन्स को बता रहा है, ये हाइड्रोकार्बन चेन्स को ये रिप्रेजेंट करता है। द क्लियर सेंटर लेयर लेस डेंस corresponding to the hydrocarbon chains of lipids and dense surrounding layers of proteins on both the sides, दोनों साइड्स में
देखिए प्रोटीन की लेयर है, मोनोलेयर है, तो ये प्रोटीन की लेयर हो गई, ये प्रोटीन की लेयर। बात बिल्कुल फिट बैठ गई कि भाई इसकी हम व्याख्या कैसे करें, इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो स्ट्रक्चर आया इसका हम इंटरप्रिटेशन क्या करें। तो इंटरप्रिटेशन में यही आया कि जो डार्क बैंड्स थे वो बताया कि वो डैनियली डॉप्सन मॉडल का प्रोटीन लेयर है, और जो कम घना लेयर आया बीच में उसको कहा कि ये लिपिड बाई लेयर की हाइड्रोकार्बन की चेन है। हाइड्रोकार्बन की चेन, फैटी एसिड चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। दिस मॉडल इज, अब इतनी बात तो हो गई जे.डी. रॉबर्टसन की, और ये भी करीब ज़्यादा नहीं 1959 में आए, और 1959 से 72 तक आते आते ये फिर मॉडल जो है फिर हटने लगा। और क्यों हटने लगा, क्यों ये खरा नहीं उतरा? क्योंकि दिस मॉडल इज एन ओवर सिंप्लीफिकेशन। It does not account for the numerous protein molecules that traverse the membrane, जो मेम्ब्रेन को छेद रहे हैं, भेद रहे हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, उनकी कोई ये व्याख्या नहीं कर रहा। फर्दर रिसर्चेज होने लगी और आने लगा कि नहीं साहब ये तो बात ठीक नहीं है, क्योंकि बीच बीच में और जो हमारे पास टेक्निक्स डेवलप हो गई और हम मेम्ब्रेन्स को देखने लगे और चीज़ों से, तो ये पाया जाने लगा कि मेम्ब्रेन को बीच बीच में मॉलिक्यूल्स छेद रहे हैं या भेद रहे हैं। तो ये जो डैनियली डॉप्सन का जो सैंडविच मॉडल था, सैंडविच मॉडल में उसने बिल्कुल कहा कि एक लेयर पेंटिंग है, बिल्कुल पेंटिंग है, कहीं कहीं नीचे भी पेंटिंग है, और बीच में वो हाइड्रोकार्बन की चेन है, लिपिड की बाई लेयर है। तो इस तरह से यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस, यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये पूछा भी जाता है आजकल बहुत, ये है तो, लेकिन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अब ये फिर बीते दिनों की बात हो रही है, लेकिन स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस है क्या, क्योंकि जब तक वो बेस हमें नहीं पता रहेगा तब तक हम आगे की चीज़ों को और अच्छे ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए ये डैनियली डॉप्सन का मॉडल पहले तो बहुत पूछा जाता था जगह जगह, अब ये भी नहीं होता है ये। तो एक तरह से अब हम देखें तो जो अर्ली ऑब्जर्वेशंस थे, ओवल्टन की बात हमारे ज्ञान के लिए, हमें बढ़ाने के लिए तो मेम्ब्रेन रिसर्च के बारे में बहुत अच्छी थी। लैंगम्यूर की बात ये भी बहुत अच्छी थी। गोल्टर और ग्रेंडल ने तो बिल्कुल माइलस्टोन ही दिया मेम्ब्रेन रिसर्च का। इन्होंने ही पहली बार कहा कि ये जो मेम्ब्रेन्स हैं वो फॉस्फोलिपिड की बाई मालिक्यूलर थिकनेस की हैं। फॉस्फोलिपिड की बाई मालिक्यूलर थिकनेस, एक मालिक्यूल की ये थिकनेस और दूसरे मालिक्यूल की ये थिकनेस है। और इन्होंने पहले ही बता दिया था कि हेड ग्रुप का, फॉस्फोलिपिड का जो हेड ग्रुप होता है उसका ओरिएंटेशन वाटर की तरफ होता है, और जो टेल्स होती हैं वो हाइड्रोफोबिक होती हैं, उसका ओरिएंटेशन वाटर एयर की तरफ होता है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर आया गोल्टर गेंडल का। ये डैनियली डॉप्सन का मॉडल आया, सैंडविच मॉडल फेमस हुआ। दो सिमिलर लेयर्स के बीच में एक डिसिमिलर लेयर है, इसको समझ जाइए। ये जो मार्कर पेन है ये डिसिमिलर लेयर हो गई, तो ये सैंडविच मॉडल बना, लेकिन समय के हिसाब से ये भी बेकार हो गया। और फिर यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस आई, तो ये आई तो बड़े काम की आई, चूँकि सभी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स यही ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर दे रहे थे, डार्क बैंड, लेस डार्क बैंड एंड देन अगेन डार्क बैंड। तो ये इसको कहा गया कि ये ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर है, ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, और सभी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जितने भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं वो सभी ऑर्गेनेल्स का ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, और इस कारण से इसे कहा गया यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और इसी से जे.डी. रॉबर्टसन ने प्रभावित होकर यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस दिया। समय के हिसाब से फर्दर रिसर्चेज आगे गई और ये मॉडल भी फिर फेल हो गया। क्यों?
क्योंकि ये भी खाली परत परत की बात कर रहा था, लेयर लेयर की बात कर रहा था। ये उन बातों का कोई लेखा जोखा नहीं कर दे रहा था कि नहीं, उस तीनों परत के बीच बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी कहीं कहीं गड़े हुए हैं, धंसे हुए हैं। इसका कोई लेखा जोखा इसमें नहीं आ रहा था, कोई अकाउंट ये नहीं दे रहा था। इसलिए ये मॉडल भी समय के हिसाब से फेल हो गया। और फिर जाके 1972 में सिंगर और निकोलसन फिर किसी कंक्लूजन पर अच्छे पहुँचे और उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। अब हम अगले क्लास में आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में पढ़ाएंगे, मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। थैंक यू।